गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय चैनल नॉलेज कैटल। हम लोगों की सीरीज चल रही है लॉजिकल रीजनिंग की और आज हम लॉजिकल रीजनिंग का एक छोटा सा टॉपिक उठाने वाले हैं जिसका नाम है स्टेटमेंट एंड कोर्स ऑफ एक्शन। आप बोर्ड पर देख पा रहे होंगे स्टेटमेंट और कोर्स ऑफ एक्शन, इसका हिंदी अर्थ क्या होता है? इसका हिंदी अर्थ होता है कथन या समस्या और कार्रवाई। यानी कि स्टेटमेंट के रूप में आपको मिलेगी एक प्रॉब्लम और आपको उसका सॉल्यूशन यानी कि आपको कोर्स ऑफ एक्शन बताना होगा कि आप उस प्रॉब्लम में होते तो आपकी राय के हिसाब से या आपके हिसाब से उसके लिए सबसे उचित कार्यवाही कौन सी होगी। आपको दिए जाएंगे कुछ विकल्प, आपको पहले दी जाएगी स्टेटमेंट में एक प्रॉब्लम और फिर दिए जाएंगे कुछ विकल्प। आपको बताना होगा उनमें से कौन से विकल्प का चयन आप करते हैं। और दूसरी चीज, लेकिन ऐसा नहीं कि आपको डायरेक्ट क्वेश्चन करना है, पहले मैं उसके बारे में आपको कुछ चीजें बता दूं। जैसे कि बोर्ड पर आप देख पा रहे होंगे कुछ पॉइंट्स हैं जिनको मैं यहाँ पर डिस्कस करने वाली हूं जो कि आपको हेल्प करेंगे आगे क्वेश्चन जो मैं आपसे पूछूंगी उसके आंसर देने में। तो देखिए पॉइंट्स कुछ हैं जो हमें याद रखने हैं। वो क्या क्या पॉइंट्स हैं? पहला पॉइंट जरा देखिए, पहला पॉइंट है फर्स्टली आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम फ्रॉम द गिवन स्टेटमेंट एंड अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम क्लियरली एंड अनबायस्डली। कहने का मतलब कि सबसे पहले आपको स्टेटमेंट से प्रॉब्लम समझनी है। ये काफी लोगों को लगता है कि ये इतनी आसान चीज तो हमें आती है कि प्रॉब्लम समझनी है तो हमें पता ही है, लेकिन बेटा कई बार बच्चे प्रॉब्लम पूरी ढंग से नहीं समझते। स्टेटमेंट पढ़ते तो है, प्रॉब्लम कुछ और होती है और कोर्स ऑफ एक्शन कुछ और ले लेते हैं। ऐसा बहुत बार होता है, ठीक है। तो ध्यान रहे जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम कौन सी है जो स्टेटमेंट में दी हुई है। स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ना है ताकि आपको ये पता चले एक्चुअल प्रॉब्लम है क्या। उस प्रॉब्लम को ढंग से पढ़ के उसके बाद उसके बारे में जो आपकी राय बने या आप जो उसके लिए कोर्स ऑफ एक्शन लेना चाह रहे हो वो थोड़ी अनबायस्ड होनी चाहिए। अनबायस्ड होनी चाहिए। अनबायस्ड का मतलब क्या होता है? अनबायस्ड का मतलब होता है बेटा जो निष्पक्ष हो, एक तरह से किसी पर्टिकुलर एक पक्ष की तरफ नहीं, निष्पक्ष होनी चाहिए, ठीक है। उसी तरीके से सेकंड पॉइंट देखो क्या है। सेकंड पॉइंट है शुड हैव द सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम गिवन इन द स्टेटमेंट। आपको जो सॉल्यूशन, आपको जो कोर्स ऑफ एक्शन लेना है उस कोर्स ऑफ एक्शन में आपकी स्टेटमेंट में दी गई जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन होना चाहिए। ये बहुत सिंपल बात है लेकिन कई बार बच्चों को नहीं समझ में आती। वो कह रहा है जब आप कोर्स ऑफ एक्शन लोगे, जैसे मान लो कोई प्रॉब्लम मैंने आपके सामने रखी और आप उसका कोर्स ऑफ एक्शन ले रहे हो, तो ये चीज ध्यान रहे कि जो आप कोर्स ऑफ एक्शन ले रहे हो उसमें उसका सॉल्यूशन होना जरूरी है। सॉल्यूशन होना जरूरी है। कई बार कोर्स ऑफ एक्शन तो हम ले रहे होते हैं लेकिन उसका कोई लेना देना ही नहीं होता प्रॉब्लम से, ठीक है। तो ऐसी आपकी कोर्स ऑफ एक्शन नहीं होनी चाहिए। तीसरा पॉइंट है शुड सॉल्व, इंप्रूव द सिचुएशन और मिनिमाइज द प्रॉब्लम। यानी कि जब आप कोर्स ऑफ एक्शन ले रहे हो तो या तो वो कोर्स ऑफ एक्शन आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा हो, यानी पूरे तरीके से आपकी प्रॉब्लम को का समाधान हो उसमें, या फिर वो आपकी सिचुएशन को इंप्रूव कर दे, यानी कि जिस प्रॉब्लम आप हो उसे थोड़ा बहुत इंप्रूव कर दे, या फिर उसे कर दे मिनिमाइज। मिनिमाइज का मतलब होता है उसको कम कर दे। यानी कि या तो आपका कोर्स ऑफ एक्शन, क्योंकि जरूरी नहीं बेटा कि कोई भी समस्या ऐसी हो जिसमें कोर्स ऑफ एक्शन जो आप ले रहे हो वो हमेशा सॉल्व ही हो जाए। कई बार ऐसा होता है कि ये प्रॉब्लम है लेकिन इसका कोर्स ऑफ एक्शन ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल हम सॉल्व कर दे प्रॉब्लम, लेकिन हाँ हम इसे थोड़ी सी इंप्रूव जरूर कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर मैं कहती हूँ पॉवर्टी। मैंने कहा हमारे देश में क्या है, पॉवर्टी है। मैंने कहा हर कोई व्यक्ति पॉवर्टी की वजह से, माल न्यूट्रिशन की वजह से जो है पीछे आ रहा है, उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा नहीं है। तो मैं कह रही हूँ इसका सॉल्यूशन, और मैं आपसे बोलूँ कि भाई इसका सॉल्यूशन जो है, इसका सॉल्यूशन ये है कि हम अपना जो पैसा है वो लोगों को दान कर दे तो पॉवर्टी मिट जाएगी। एक दिन का काम नहीं है, ठीक है। ये हम इंप्रूव जरूर कर सकते हैं लेकिन मिटाना एक नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल वाला केस है, ठीक है। तो ऐसे कोर्स ऑफ एक्शन थोड़े आपको ये भी समझना है बेटा कि कहाँ पर आप सिचुएशन को, कहाँ पर आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो, कहाँ पर आप उसे मिनिमाइज कर सकते हो और कहाँ पर आप सिचुएशन को सिर्फ इंप्रूव कर सकते हो। यानी कि आपका कोर्स ऑफ एक्शन इन्हीं में से कुछ होना चाहिए। जब आप प्रॉब्लम को सॉल्व ना कर पाओ तो आप प्रॉब्लम को या तो इंप्रूव करेंगे या तो फिर करेंगे उस प्रॉब्लम को मिनिमाइज अपने कोर्स ऑफ एक्शन के थ्रू। चौथा पॉइंट क्या है? चौथा पॉइंट है शुड नॉट टेक एनी नेगेटिव अप्रोच। ये मैंने आपको पहले ही बताया था, आपको कोई भी नेगेटिव अप्रोच नहीं लेनी। नेगेटिव अप्रोच का क्या मतलब होता है? नेगेटिव जैसे कि नाम से समझ में आ रहा है, नकारात्मक। यानी कि आपका कोर्स ऑफ एक्शन सकारात्मक होना चाहिए बेटा, नकारात्मक नहीं होना चाहिए। नेगेटिव का मतलब होता है बेटा जब हम किसी और का नुकसान कर देते हैं इस चक्कर में, या कोर्स ऑफ एक्शन कुछ ऐसा ले लें जो नेगेटिव सेंस कर रहा हो, ठीक है। तो आप हार्श एक्शंस जिसे बोलते हैं वो नहीं ले सकते। हार्श एक्शंस में जैसे कुछ वर्ड्स होते हैं उनको एलिमिनेट करना होता है। स्ट्रिक्ट, ज्यादा स्ट्रिक्ट आप वो जो कोर्स ऑफ एक्शन होते हैं वो नहीं ले सकते। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट की। नेक्स्ट है शुड बी प्रैक्टिकल। वेरी 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 इंपॉर्टेंट।
आपका जो कोर्स ऑफ एक्शन है वो प्रैक्टिकल होना चाहिए। प्रैक्टिकल का मतलब होता है बेटा कि ऐसा नहीं कि आप भावनाओं में बह के या इमोशनल उसमें बह के आप उस चीज को कर दो, यानी कि थोड़ा प्रैक्टिकल होना चाहिए। प्रैक्टिकल होना चाहिए यानी कि ऐसा नहीं कि आप देख रहे हो, जैसे मान लो मैंने कहा कि भारत में कोरोना फैला हुआ है हर जगह, ठीक है, तो मैंने कहा सरकार को क्या करना चाहिए, प्रॉब्लम है और सरकार क्या करना चाहिए, क्या सॉल्यूशन होगा इस चीज का कि लोग भूख से मर रहे हैं या लोगों जो है कोरोना वायरस हो रहा है उनको, तो क्या होना चाहिए। और मैं आपसे बोलूं कि सरकार को देश ही बंद कर देना चाहिए, कुछ बैंक वैंक जो खुले हैं वो भी बंद कर देना चाहिए, हर चीज बंद कर देनी चाहिए और कुछ खोलना ही नहीं चाहिए, सब अपने घर में बैठे रहें, तो ये कोई प्रैक्टिकल अप्रोच नहीं है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इससे और जो इफेक्ट पड़ने वाले हैं वो हमारे लिए बहुत हार्श हो सकते हैं बात के लिए, ठीक है। तो कोई भी ऐसा आपको लेना है कोर्स ऑफ एक्शन जो प्रैक्टिकल हो। उसी तरह से एक एग्जाम्पल लेते हैं, मैंने कहा एक बच्चे ने अपने पेरेंट्स से जिद करी कि मुझे हेलीकॉप्टर चाहिए, उड़ने वाला और खिलौने वाला नहीं ऑब्वियसली। तो मैंने कहा एक बच्चे ने अपने पेरेंट्स से जिद करी और मैं कहूँ वहां पे कोर्स ऑफ एक्शन हो जाएगी माता पिता को कुछ भी करके लोन लेकर या कुछ भी अपनी सारी पूंजी लगाकर उसको हेलीकॉप्टर दे देना चाहिए। ये कोई प्रैक्टिकल कोर्स ऑफ एक्शन है ही नहीं, है ना। ये क्या है, ये एक इमोशन में बह रहे हो आप, अपने बच्चे के उसमें बह रहे हो कि हाँ बच्चे ने बोला इसलिए हम ऐसा करने। तो प्रैक्टिकल होना बहुत जरूरी है कोर्स ऑफ एक्शन आपका, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट बोल रहा है एग्जामिनर शुड इफ कोर्स ऑफ एक्शन क्रिएट्स अनदर प्रॉब्लम देन इट शुड नॉट बी टेकन। यानी अगर आपका कोर्स ऑफ एक्शन, अगर आपकी जो कार्रवाई है उससे कोई और प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है तो आप उस कार्रवाई को नहीं करोगे। कई बार होता है कि हम एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो एक्शन ले रहे हैं उस एक्शन को लेने में दूसरी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, ठीक है। तो इस तरह का कोर्स ऑफ एक्शन आप नहीं लेंगे। ये अभी हम एग्जांपल से समझेंगे बेटा कि क्या कैसे हम इन चीजों को याद रखेंगे, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। तो आप कभी भी ऐसा कोर्स ऑफ एक्शन नहीं लोगे जिससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व तो हो रही है लेकिन उसकी वजह से कोई और प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, ठीक है। और फिर नेक्स्ट है, नेक्स्ट आपका है इफ कोर्स ऑफ एक्शन शुड बी फिजिबल एंड लास्ट है शुड नॉट डिसओबे लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि फिजिबल होना जरूरी है। फिजिबल का क्या मतलब होता है, फिजिबल का मतलब होता है बेटा कि जो आप को मतलब ऐसा ना हो कि आप अपनी लिमिट से बाहर जा रहे हो जिसे करने के लिए। यानी कि आपका जो कोर्स ऑफ एक्शन होना चाहिए वो फिजिबल होना चाहिए, ठीक है। और दूसरी चीज एक होता है बजट में होना। यानी कई बार क्या होता है कि बंदा प्रॉब्लम छोटी सी है लेकिन उसके लिए कोर्स ऑफ एक्शन बहुत बड़ा ले लेता है, या प्रॉब्लम बहुत बड़ी है और उसके लिए कोर्स ऑफ एक्शन छोटे की कोशिश करता है। तो बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए। यानी कि आपको ध्यान रखना है कि आपका जो कोर्स ऑफ एक्शन है वो बजटियर भी हो, ठीक है। और दूसरी चीज जो लास्ट है आपका वो है कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड, यानी कि आपका कोर्स ऑफ एक्शन कभी भी डिसोबे ना करे हमारे एडमिन को, हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव जो हमारे लॉज हैं, जो हमारे गवर्नमेंट कुछ कॉन्स्टिट्यूशन बना रखे हैं, तो इन चीजों को कभी भी डिसोबे ना करे। यानी कि कई बार होता है कि हम ये कोर्स ऑफ एक्शन लेना चाहते हैं लेकिन वो इलीगल है तो आप नहीं करोगे उसे ऑब्वियसली, ठीक है। तो वो चीज कानून के दायरे में होनी चाहिए जो आप कोर्स ऑफ एक्शन ले रहे हैं, लॉ के दायरे में होनी चाहिए, संविधान को इफेक्ट ना करे, ये चीज ध्यान रखिएगा। तो ये हैं कुछ पॉइंट्स जो आपको रखने हैं याद जब आप कर रहे हो क्या कोर्स ऑफ एक्शन। और भी चीजें हैं जो मैं आपको बताती रहूंगी बीच बीच में। तो पहले बात करते हैं एक एग्जांपल से कि हम कैसे क्वेश्चंस को अप्रोच करते हैं और कैसे ये चीजें हमारे काम आती है। तो देखिए पहला क्वेश्चन बोर्ड पर आपको दिख रहा होगा, पहला क्वेश्चन। आराम से इस क्वेश्चन को पढ़िए और इस क्वेश्चन को आराम से पढ़ने के बाद इसे करने की कोशिश कीजिए। सोचिए कि इसका आंसर क्या होना चाहिए या हम इस क्वेश्चन में क्या आंसर टिक करने वाले हैं। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन भी देख लेते हैं। जो प्रॉब्लम है एक्चुअली प्रॉब्लम स्टेटमेंट में दी हुई है, कहता है स्टूडेंट्स अटेंडेंस इन ऑनलाइन क्लासेस इज फॉलिंग डे बाय डे व्हाइल इन ऑफलाइन क्लासेस द सिचुएशन इज जस्ट अपोजिट। कह रहा है कि आजकल जो ऑनलाइन क्लासेस का ट्रेंड है वहां पर बच्चों की जो संख्या है या बच्चों की जो अटेंडेंस है, वहां पर उपस्थिति है, वो कम है एज कंपेयर टू ऑफलाइन क्लासेस। जो ऑफलाइन क्लासेस में बच्चों की स्ट्रेंथ होती है वो ज्यादा है, बच्चे ज्यादा आ रहे हैं, ठीक है। और जो ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं, डिजिटल आजकल सारा दुनिया हो रही है, वहां पर बच्चों की संख्या जो हो रही है वो कम हो रही है। अब इसका कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। क्यों ये समस्या क्यों है? ये इसलिए समस्या है क्योंकि ये कहीं ना कहीं हमारे जो शिक्षा विभाग है उस पर उंगली उठा रहा है कि भाई अगर मान लो कोई टीचर ऑफलाइन पढ़ा रहा है तो आप पढ़ रहे हो, लेकिन जब ऑनलाइन की बारी आ रही है तो फिर बच्चों की अटेंडेंस कम हो जा रही है, बच्चे वहां ज्यादा नहीं फोकस कर रहे हैं, बच्चों की उपस्थिति वहां कम हो जा रही है।
तो ऐसे टाइम पे जैसे कि अभी चल रहा है पैंडेमिक, है ना, तो ऐसे टाइम पे तो सब लोग ज़्यादातर ऑनलाइन ही बेस्ड है, सारे स्कूल्स के बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं। लेकिन अगर बच्चे स्कूल में ज़्यादा जाते थे और ऑनलाइन की अगर हम कंपैरिजन करें, ऑनलाइन में उनकी जो नंबर है या उनकी जो क्वांटिटी है वो कम होती जा रही है, तो ये एक क्या है, ये एक चिंता का विषय है कि ऐसा क्यों हो रहा है, कहाँ कमी है, हमारे पढ़ाने में कमी है, ऑनलाइन स्टफ में कमी है, या लोगों को चीज़ें एक्सेस करना नहीं आ पा रहा है, क्या चीज़ है जो गड़बड़ है। तो देख लेते हैं क्या कोर्स ऑफ एक्शन है। आप अपना आंसर अपने दिमाग में मार्क कर लीजिएगा, उसके बाद देखिएगा, मैच कीजिएगा कि आपका आंसर मैच हो रहा है मुझसे या नहीं। तो पहला कोर्स ऑफ एक्शन देखो, पहला कोर्स ऑफ एक्शन है स्टूडेंट्स मस्ट बी गिवन इंडिविजुअल अटेंशन। कह रहा स्टूडेंट्स को इंडिविजुअल अटेंशन देनी चाहिए। अब अटेंशन देने का क्या मतलब है यहाँ पे कि इंडिविजुअल अटेंडेंस, ये अटेंशन देने का क्या मतलब है कि भाई आप हर एक बच्चे के पास जाओ और उससे बोलो भाई तुम्हें प्रॉब्लम क्या है, तुम प्रॉब्लम क्या है, ये क्या है, ये सही नहीं है। क्यों? अगर मैं अपने व्यू से बताऊं क्यों सही नहीं है मैम, एक एक बच्चे को अगर वो दे, ये क्लास में भी पॉसिबल कहाँ हो पाता है बेटा। अगर मान लीजिए आप 60 बच्चों की क्लास में पढ़ा रहे हैं, ठीक है, और उसमें आप देख पा रहे हैं कि हर एक बच्चे को आप अगर पर्टिकुलरली एक करके डील करना शुरू करो तो पॉसिबल ही नहीं है। ये टाइम कंज्यूमिंग भी है ये प्रोसेस, यानी कि आपको इसके लिए कोर्स ऑफ एक्शन कुछ और लेना पड़ेगा कि ऐसा क्या है। तो इंडिविजुअली आप एक एक को पर्टिकुलरली वो कर रहे हो, ये पॉसिबल हो ही नहीं सकता। दूसरा, अब मान लो पूरा देश है, इस टाइम पे पूरा देश है जो ऑनलाइन क्लासेस कर रहा है, ऑनलाइन टीचर आया, पहले एक बच्चे को देख रहा है, फिर दूसरे को देख रहा है, और मान लो 60 बच्चे हैं, तो उसमें टाइम भी ज्यादा लगेगा और जो प्रोडक्ट है, जो प्रोडक्टिविटी है वो भी ज्यादा नहीं हो पाएगी, ठीक है। दूसरा क्या है, विदाउट प्रॉपर अटेंडेंस स्टूडेंट मस्ट नॉट बी अलाउड टू अटेंड द क्लासेस। अगर बच्चे की उपस्थिति प्रॉपर नहीं है तो बच्चे को क्लास करने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। क्या ये सही है? नहीं, ये भी सही नहीं है। क्यों सही नहीं है मैम? ऐसा तो होता है, स्कूल में भी होता है कि जब बच्चा रेगुलर नहीं आ रहा तो हम कहते हैं भाई तुम एग्जाम में नहीं बैठ सकते या तुम क्लास के अंदर नहीं आओगे, ठीक है, तो आप ऐसा क्यों कह रही हो? तो ध्यान दे बेटा, यहाँ पर प्रॉब्लम जो है वो ये है कि बच्चों की उपस्थिति वहां नहीं हो रही है। तो यहाँ से हम ये नहीं बोल सकते कि बच्चे पे ही कोई कमी है, ठीक है। हो सकता है जब वो ऑफलाइन आ रहा है, इसका मतलब पढ़ना तो वो चाहता है, ऑफलाइन में तो आ रहा है, लेकिन वो ऑनलाइन नहीं आ रहा है, तो हो सकता है उसके घर में नेट की प्रॉब्लम हो सकता है उसको नेट में समझ में ना आ रहा हो सकता है ऑनलाइन क्लासेस में डिलीवरी अच्छी ना हो रही हो, जो लेक्चर्स की डिलीवरी है, ठीक है, तो कुछ भी वजह हो सकती है। तो जब तक हमें एक्चुअल वजह नहीं पता चल जाती कि ऑनलाइन में प्रॉब्लम हो रही है या स्टूडेंट में प्रॉब्लम हो रही है, तब तक हम नहीं बोल सकते। और दूसरी बात, अगर बच्चा ऑफलाइन में आ रहा है और वो ऑनलाइन नहीं आ पा रहा है और आप ये कह रहे हो कि जब तक अटेंडेंस अच्छी नहीं होगी तब तक हम तुम्हें आने ही नहीं देंगे। कितने ऐसे वीडियोस हैं जो यूट्यूब में पड़े हुए हैं और बच्चा वहां जाता है, जिसको देखना है वो देखता है, जिसको नहीं देखना वो नहीं देखता। कोई भी ऐसा बाउंडेशन नहीं है कि नहीं आपने हमारे व्यू में सिर्फ आप 2 बार आए हो तो अब आप नहीं आ सकते, या हमारे उसमें अटेंडेंस इतनी है तो हम आपको एक्सेस नहीं करने देंगे अपनी वीडियो को। ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। तीसरा देख लेते हैं। तीसरा एग्जामिनर कह रहा है मेक ऑल ऑनलाइन क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर ऑल स्टूडेंट्स। कहता है कि जो ऑनलाइन क्लासेस हैं उनको फ्री ऑफ कॉस्ट बना देना चाहिए। किसके लिए? स्टूडेंट्स के लिए, सारे स्टूडेंट्स के लिए। तो एक चीज समझना बेटा, ये भी क्या है? गलत है। क्यों गलत है? इसके 2 रीजन है, मेनली इसके 2 रीजन है। 2 रीजन क्यों है? पहली चीज उसने कहा, एक वर्ड यूज किया बेटा, ऑल वर्ड को कोर्स ऑफ एक्शन, क्या पूरी लॉजिकल रीजनिंग में ऑल वर्ड को काफी अवॉइड किया जाता है। ऑल का मतलब है इसमें सब आ गए, यानी कि एग्जामिनर कहना चाह रहा है कि सारे जो ऑनलाइन क्लासेस सारी की सारी जितनी भी जो फ्री मिलती थी वो भी, उनको जो कोर्सेज पेड होते थे वो सारे ऑनलाइन क्लासेस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे देनी चाहिए। तो इससे नुकसान किसका है? इससे नुकसान उस बंदे का है जो डिजिटल मार्केटिंग में है, या जो व्यक्ति अपना जो भरण पोषण है या फिर उसका एक एम्प्लॉयमेंट है कि वो ऑनलाइन क्लासेस देता है, उससे उसे कुछ पैसे मिलते हैं और वो अपना घर चलाता है। तो ध्यान रहे बेटा, आप सारे के सारे वीडियोस को फ्री ऑफ कॉस्ट भी नहीं कर सकते, लॉजिक है इसके पीछे, ठीक है। दूसरा, स्टूडेंट्स के लिए भी ऑल यूज किया है कि सारे स्टूडेंट्स के लिए आप फ्री कर दो इसे, ठीक है। तो सारे स्टूडेंट्स के लिए आप फ्री नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि बेटा सारे स्टूडेंट्स के लिए अगर फ्री कर दिया जाए कि भाई ये जितने भी बच्चे हैं सारे स्टूडेंट्स के लिए हमने फ्री कर दिया, तो भाई जो कमाने के लिए बैठा है वो कमाएगा कैसे? सिंपल सी बात है कि सारे स्टूडेंट्स के लिए आप फ्री भी नहीं कर सकते कि जितने भी वीडियोस हैं हमारे या ऑनलाइन स्टफ है वो सब फ्री कर दो, तो इससे फिर अर्निंग नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो ये भी चीज ध्यान रखनी है कि ऑनलाइन सारी चीजें फ्री देने से बच्चा ज्यादा आएगा, ऐसा तो कुछ है नहीं वहां पर कि भाई जहां पे फ्री मिलता है वहां पे बच्चा ज्यादा आता है और जहां पर पेड मिलता है वहां पर नहीं आता है, ऐसा तो कुछ नहीं है ना। जहां पे बच्चे को अच्छा मिलता है जनरली बच्चा वहां जाता है, फिर चाहे वो पेड हो चाहे वो फ्री हो।
तो ध्यान रहे बेटा, इसमें आपने आंसर चाहे सेकंड सोचा हो, चाहे फर्स्ट सोचा हो, चाहे सोचा हो थर्ड, आंसर इसमें होगा नन फॉलोज। यानी आप ऑप्शन टिक लगाने वाले हो कौन सा, नन फॉलोज, यानी ऑप्शन नंबर डी कि इनमें से कोई भी फॉलो नहीं करेगा, ध्यान रहे। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। तो देख लीजिए, दूसरा क्वेश्चन भी आराम से पढ़िए, वीडियो पॉज कीजिए और फिर करने की कोशिश कीजिए। मैं बता देती हूँ क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन यानी प्रॉब्लम क्या है जरा देख लो। प्रॉब्लम है, recently the narcotics departments found that in our Bollywood most of the stars who have name, fame and surplus money are addicted to drugs। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। आपको पता है मैंने क्या यहाँ पर जो प्रॉब्लम है वो क्या बोली है कि जो नार्कोटिक डिपार्टमेंट है हमारा, नार्कोटिक डिपार्टमेंट ने अभी ये पता किया है कि जो हमारा बॉलीवुड है, ठीक है, जो हमारा एंटरटेनमेंट का सोर्स है, वो उसमें जितने भी स्टार्स हैं, जो कई नामी गिरामी स्टार्स हैं, सारे तो नहीं बोलेंगे लेकिन हाँ कई नामी गिरामी जो स्टार्स हैं जिनके पास नेम है, नाम है, रुतबा है, फेम है, फेमस है और सरप्लस मनी है। सरप्लस मनी का मतलब होता है जो एक्सेस में मनी हो, यानी कि जितनी रिक्वायरमेंट हो उससे ज्यादा उनके पास बहुत सारा पैसा है, वो सबके सब लिप्त पाए गए हैं किसमें, वो पाए गए हैं ड्रग एडिक्शन में। यानी कि उनको कहीं ना कहीं ड्रग के क्या हो गए, वो एडिक्टेड हो गए हैं, नशे के अंडर आ गए हैं बहुत ज्यादा। तो ये वाली रिपोर्ट रिसेंटली सामने आई। अब क्या ये प्रॉब्लम वाली बात है? हाँ, ये बिल्कुल प्रॉब्लम वाली बात है ना। नशा चाहे स्टूडेंट्स का हो, चाहे एक किसी फौजी का हो, चाहे किसी टीचर का हो, चाहे किसी आम बच्चे का हो, आम इंसान का हो, या फिर हो आपके बॉलीवुड्स के सेलिब्रिटीज का, नशा हमारे देश को कहीं ना कहीं खोखला कर रहा है। तो ये प्रॉब्लम है, ये इशू है। कह रहा है क्या कोर्स ऑफ एक्शन लेना चाहिए। अभी रिसेंटली हमने ये भी देखा था कि जब ये सुशांत राजपूत का केस चल रहा है तो हमने देखा था कि सुसाइड केस था, उसको हम उस तरीके से देख रहे थे, लेकिन जब नार्कोटिक्स बीच में आया तो फिर ये पता चला कि काफ़ी जो हमारे सेलिब्रिटीज़ हैं वो भी इसमें क्या है, लिप्त हैं। तो अब उसी से रिलेट करो थोड़ा, ये तो आपने सुना ही होगा आसपास, तो कहीं ना कहीं आप लॉजिक लगा पाओगे। तो चलिए देखते हैं इस समस्या का समाधान क्या है। पहला कह रहा है देयर पेमेंट्स ऑफ ईच मूवी शुड बी डिडक्टेड सो दैट दे विल नॉट बी एबल टू बाय ड्रग्स। वाह, कहता है उनकी जो मूवी का पेमेंट होता है, आपको पता है कि हर कोई जो आपका सेलिब्रिटी है वो मूवीज के लिए पेमेंट लेता है। कोई 5 करोड़ की मूवी कर रहा है, कोई कुछ लाख की मूवी कर रहा है, कोई 8 करोड़ की कर रहा है, कोई 2 करोड़ में ही कर रहा है। डिपेंड करता है कि कितना फेमस आपका एक्टर है या कितना अच्छा वो एक्ट करता है, तो उनके अलग अलग रेट्स है। कह रहा उनकी जो मूवी की रेटिंग्स वगैरह है या जो उनके मूवी के लिए वो पैसा लेते हैं उसको डिड्यूस कर दो, कम कर दो। उससे क्या होगा, कह रहा उससे उनके पास ड्रग्स लेने के पैसे नहीं होंगे, तो वो पैसे, उस पैसे से ड्रग्स नहीं ले पाएंगे। बहुत अजीब लग रहा है ना, कि ऐसा तो नहीं कि ड्रग्स के लिए बहुत ही ज्यादा पैसा चाहिए, ऐसा भी नहीं है ना। और वो कह रहे हैं कि अगर इनका पैसा कम हो जाए तो ये ड्रग्स लेना बंद कर देंगे। तो अपने दिमाग में सोचना क्या ये आंसर हो सकता है। अगर मान लो मुझे लत है, मुझे सिगरेट पीने की लत है, एक तरह का एडिक्शन ही है वो, और मैंने कहा कि मैं कमा नहीं रही हूँ, मेरे पास 1 भी रुपए नहीं है, तो मैं ड्रग्स मेरे बंद हो जाएंगे या मेरी सिगरेट बंद हो जाएगी। थोड़ा सोचना, ये एडिक्शन की बात है बेटा, ठीक है, कि एडिक्शन की बात है कि भाई आप अगर अपनी सैलरी कम करोगे या आपको पैसा देना कम कर देंगे तो आप एडिक्शन कम कर दोगे। ये एडिक्शन है, ये ऐसे नहीं जाता। ठीक है, मैं चाहे कहीं से चोरी करूंगी फिर उसके आउटकम्स गलत होंगे, मैं चाहे कुछ भी उल्टा काम करूंगी लेकिन मैं पैसा लेके आऊंगी क्योंकि मुझे क्या है, मुझे सिगरेट पीने की आदत है। ठीक है, तो इसका मतलब पहला कोर्स ऑफ एक्शन सही नहीं है। पहला कोर्स ऑफ एक्शन बिल्कुल सही नहीं है। अगर मान लीजिए मैं कह रही हूं कि मैंने फलाना सेलिब्रिटी की हमने रेटिंग्स कम कर दी या हम उसको पैसा कम दे रहे हैं, तो क्या वो ड्रग्स लेना बंद कर देगा? मैंने कहा ये कोई कोर्स ऑफ एक्शन है ही नहीं। यहाँ पे तो आप उसको फाइनेंशियली हिट कर रहे हो, तो उसे ड्रग्स के इनडायरेक्टली अगर सोचो कि ड्रग्स के लिए हिट होगा, नहीं, ये ड्रग्स का मामला है, ये एडिक्शन का मामला है, तो इसमें इससे तो कुछ नहीं होने वाला। दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा कोर्स ऑफ एक्शन है अरेस्ट देम एंड शुड इम्पोज अ ह्यूज पेनल्टी। कह रहा उन सबको अरेस्ट करो और अरेस्ट करने के बाद उन पे एक पेनल्टी इंपोज करो। पेनल्टी इंपोज करने का मतलब होता है बेटा कुछ चालान लगा देना एक तरह से। जैसे कि आप देखते होंगे कि जब आप गाड़ी ले जाते हो बिना हेलमेट के तो आपको ट्रैफिक पुलिस वाले पकड़ते हैं और फिर वो आपसे 500-600 जो भी चालान का रेट होता है वो लेते हैं, और फिर आपको क्या होता है, एक लेसन मिलता है व्यक्ति को। ऐसा मानना है कि एक लेसन मिलता है व्यक्ति को, हाँ यार ऐसा होता है। स्कूल में भी जब हम कुछ उल्टा काम करते हैं, कोई चीज़ हमने तोड़ दी, स्कूल की कोई प्रॉपर्टी को हमने नुकसान कर दिया, तो हमें क्या करते हैं, हमें फाइन भरना पड़ता है।
तो उससे हमें एक लेसन मिलता है कि यार नहीं, पैसे खर्च हो रहे हैं तो यार हम नहीं करेंगे। तो क्या ऐसे ये जो सेलिब्रिटीज हैं जिनके नाम आ रहे हैं या फिर जो सच में एडिक्टेड हैं इस चीज के, उनको अरेस्ट करके उन पर पेनल्टी इंपोज करके क्या ये प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, ये ड्रग एडिक्शन बंद हो जाएगा? नहीं, प्रॉब्लम, मैंने क्या बोला था, मैंने आपको पहले बताया था पॉइंट्स टू रिमेंबर में, क्या कि भाई आपको प्रॉब्लम पे हिट करना है, जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व होनी चाहिए। ये तो आप अजीब अजीब जो कोर्स ऑफ एक्शन ले रहे हो, किस चीज के लिए ले रहे हो, ठीक है, तो ये कोई कोर्स ऑफ एक्शन नहीं है। अब तीसरा देखते हैं, तीसरा है अवॉइड इट एज द स्टार्स आर सो पावरफुल। कह रहा अवॉइड करो, क्यों? क्योंकि जो स्टार्स होते हैं, जो सेलिब्रिटीज होते हैं, वो बहुत ही ताकतवर होते हैं, तो मत पड़ो इस चक्कर में, ठीक है। आप उन्हें नहीं दे सकते सजा, या आप उनके बीच में से एडिक्शन नहीं बिठा सकते, तो ये भी गलत है। याद रखना बेटा, एक चीज का ध्यान रखना कि अवॉइड वर्ड कभी भी लॉजिकल रीजनिंग में यूज नहीं किया जाता है। अवॉइड का मतलब होता है कि आप चीज से भाग रहे हो, या आप क्या कर रहे हो, आप उस चीज से अवॉइड कर रहे हो, इग्नोर कर रहे हो उसे। तो इग्नोर करना या फिर करना अवॉइड क्या होता है, गलत माना जाता है किसमें, लॉजिकल रीजनिंग में, ठीक है। आप खुद सोचो, मैंने कहा नहीं अपराधी है हमारे सामने है लेकिन हम उसे पकड़ेंगे नहीं, क्यों, वो बहुत पावरफुल है, ये कोई बात है नहीं, ठीक है। लास्ट है कोर्स ऑफ एक्शन। लास्ट बोलता है ऑर्गेनाइज सेमिनार्स फॉर काउंसलिंग ऑफ सच ड्रग एडिक्टेड स्टार्स एंड मेक इट कंपल्सरी टू एग्जामिन ऑल स्टार्स रेगुलरली आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम। कहता है कि जितने भी ये ऐसे आपके स्टार्स हैं जो ड्रग एडिक्शन में पाए गए, उनके लिए आप सेमिनार ऑर्गेनाइज कराइए, ठीक है। और वो सेमिनार में क्या होगी, उनकी काउंसलिंग होगी। देखिए, कभी भी किसी भी एडिक्शन की जब भी हम बात करते हैं, एडिक्शन किसी भी तरह का होता है बेटा, एडिक्शन ड्रग्स का हो सकता है, एडिक्शन आपका टीवी देखने का हो सकता है, एडिक्शन चाय पीने का भी होता है, एडिक्शन तो बात करने का भी होता है, एडिक्शन नशे का ही जरूरी नहीं है, किसी भी चीज का एडिक्शन। आपको जब किसी चीज का एडिक्शन होता है तो उस एडिक्शन को कम करने के लिए सबसे बेस्ट जो चीज होती है बेटा, सबसे बेस्ट जो होता है वो होता है काउंसलिंग। काउंसलिंग एक ऐसी चीज है, आपने देखा होगा इतने लोग डिप्रेशन में जाते हैं, आप सुनते होंगे न्यूज में, और इतने डॉक्टर्स हैं जो सिर्फ जिनका स्पेशलाइजेशन ही है कि वो डिप्रेस लोगों को निकालते हैं बाहर, है ना। तो ये जो डिप्रेशन की बीमारी होती है या फिर ऐसे कई एडिक्शंस होते हैं जो हमें हो जाते हैं, उनके लिए सबसे बेस्ट होता है काउंसलिंग। तो वो कह रहा है कि ऐसे जो स्टार्स हैं उनके लिए एक सेमिनार करो जिनमें उनकी काउंसलिंग हो। काउंसलिंग के दौरान उनको समझाया जाए, ऑब्वियसली यही समझाया जाएगा कि ड्रग्स मत करो, या आप ऐसे ऐसे कर सकते हो कि आप इन चीज़ों को क्या बोलते हैं अवॉइड करो, या इन चीज़ों को मत करो, ठीक है, इस चीज़ से ऐसे आप दूर रह सकते हो। दूसरी चीज़ आपको नीचे उसी में बोला है क्या कि एक तो सेमिनार वो करो, और रेगुलर एक टाइम इंटरवल के बाद उनको एग्जामिन करते रहो। एग्जामिन का मतलब क्या होता है बेटा, मेडिकल चेकअप वगैरह जो है, ताकि ये पता चल जाए कि उनके ब्लड में या फिर उनकी बॉडी में कोई भी ऐसा पदार्थ तो नहीं मिल रहा है जिससे जो आपके एक्टर्स हैं, सेलिब्रिटीज हैं, उनके दिमाग में ये हो कि हाँ यार नहीं, हम फिर से जेल के उसमें या फिर से नार्कोटिक डिपार्टमेंट हमसे क्या करेगा, हमसे कोई ना कोई किस पूछताछ करेगा, इंटरोगेट करेगा हमको कि अगर हम ड्रग एडिक्टेड पाए गए, तो वो इस चीज़ का ध्यान रखेगा। और हो सकता है अगर ये ना हो तो ये हो सकता है कि वो जो ड्रग्स लेगा तो उनकी मात्रा कुछ इस तरीके से रखेगा कि वो उसे इतना ज़्यादा इफेक्ट ना करे, या वो किसी मेडिकल उसमें ना फंसे। तो ये ध्यान रखना बेटा कि जो ये इस तरह का एक्शन है, ये जो लास्ट एक्शन आपको मैंने बताया कि सेमिनार करना चाहिए, उसमें उनकी काउंसलिंग होनी चाहिए, और टाइम टू टाइम उनके क्या होने चाहिए, हेल्थ चेकअप्स होने चाहिए, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही है। ऑब्वियसली अगर आप बार बार मतलब पुलिस के पास जा रहे हो, या फिर मान लो आपको बार बार पुलिस इंटरोगेट कर रही है कि आपने ड्रग्स लिए, तो ऐसे कलाकार का फिर नाम, उनका नेम खराब होता है, ठीक है। उनके जो क्या है फैंस हैं, उनकी फैन फॉलोइंग खराब होती है, तो कहीं ना कहीं उनके कैरियर में इफेक्ट करेगा। और कहीं जब कैरियर में इफेक्ट करेगा तो कहीं ना कहीं ये इफेक्ट पड़ेगा कि भाई अगर उन्हें पता है कि टाइम टू टाइम हमें एग्जामिन करना है, तो उससे पता चलता जाएगा कि किस पे इफेक्ट पड़ रहा है चीज़ों का। काउंसलिंग का जरूरी नहीं कि काउंसलिंग का इफेक्ट सब में पड़े, ठीक है, लेकिन ये तरीका सबसे सही है। ना उनसे उनका रोजगार छीना जाएगा, ना ही उनके साथ कोई स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा, लेकिन ये बात है कि इसको अगर खत्म करना है तो इस तरीके के हमें जो ऑपरेशन से ही चलाने पड़ेंगे। तो आंसर क्या होगा, आंसर होगा आपका फोर्थ फॉलोज, यानी कि आपका होगा लास्ट, यानी ई ऑप्शन, ओनली फोर्थ फॉलोज। समझ में आई बात? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आराम से पढ़ लीजिए, मैं हिंदी में भी एक्सप्लेन करती हूँ। क्वेश्चन है, ड्यू टू लैक ऑफ इमरजेंसी मेडिकल फैसिलिटीज प्रोवाइडेड थ्रू एम्बुलेंसेज, अनएक्सपेक्टेड डेथ्स इन रोड एक्सीडेंट्स आर इंक्रीजिंग डे बाय डे इन इंडिया। यानी कि भारत में
जो ये हमारी पुअर या हम बोल सकते हैं जिस कमी होने से, किसकी कमी, जो एम्बुलेंस के द्वारा एक बेसिक मेडिकल फैसिलिटी दी जाती है, रोड एक्सीडेंट वाले लोगों को बोला है, इनफैक्ट रोड एक्सीडेंट वाले लोगों को बोला है, उनकी दर में क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है उनकी दर। ठीक है, क्वेश्चन फिर से समझना कि जो एम्बुलेंस की हमारे यहाँ, हमारे देश की बात कर रही है इंडिया की, तो हमारे देश में जो एम्बुलेंस की ये कमी है किस तरह की, कि जो हमें फैसिलिटी टाइम पर उपलब्ध नहीं करा पाती, या फिर उसमें जो फर्स्ट एड फैसिलिटी मिलती है, या जो प्री हेल्थ वो मिलता है, प्री मेडिकल फैसिलिटीज मिलती हैं अस्पताल पहुंचने तक, हमें जो मेडिकल फैसिलिटी मिलती है वो ठीक से नहीं मिल पा रही है, या उनकी जो व्यवस्थाएं उनमें कहीं ना कहीं कमी है, उसकी वजह से रोड एक्सीडेंट का रेट भारत में बढ़ता जा रहा है, उससे होने वाली मृत्यु का रेट, रोड एक्सीडेंट से होने वाली मृत्यु का जो रेट है वो बढ़ता जा रहा है। तो ये समस्या है बिल्कुल, है ना। रोड एक्सीडेंट हो जाते हैं और फिर हमें एम्बुलेंस टाइम पर नहीं आती, या कभी कभी उसके अंदर हमें उपचार ठीक नहीं मिलता, तो हमारा एक्सीडेंट्स हो जाते हैं और आदमी को मरना पड़ता है या मर जाता है इंसान। तो इसकी समस्याएं बढ़ रही हैं। ठीक है, तो कोर्स ऑफ एक्शन क्या हो सकते हैं, तो चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन क्या है, पहला कोर्स ऑफ एक्शन, फ्लाइंग हॉस्पिटल्स ऑन व्हील्स मस्ट बी यूज्ड टू पेट्रोल द स्ट्रीट्स रेगुलरली। फ्लाइंग हॉस्पिटल्स क्या होते हैं बेटा, जैसे आपने देखा होगा कि जब आपके एग्जाम होते थे तो बोलते थे ना कि इंस्पेक्शन के लिए लोग आते थे, फ्लाइंग बोलते थे उन्हें, फ्लाइंग्स आ गए, है ना। तो वो कह रहा है कि ऐसे ऑन व्हील का मतलब है पहियों पर चलने वाली, आपने देखा होगा गाड़ियां चलती हैं जिसमें अंदर एक छोटा सा हॉस्पिटल बना होता है। वो कह रहा है स्ट्रीट्स पे, यानी कि जो रोड्स वगैरह हैं उन पे घूमती रहनी चाहिए, इंस्पेक्शन करती रहनी चाहिए टाइम टू टाइम। तो वो यही बोल रहा है कि रेगुलरली एक पेट्रोलिंग कराओ किसी फ्लाइंग हॉस्पिटल्स की, जो कि व्हील पे चलता हो, उसकी पेट्रोलिंग कराओ। क्या ये सही है? देखते हैं, दूसरा पढ़ने से पता चलेगा कि ये सही है कि नहीं है। ठीक है, दूसरा क्या है, जैसे एटीएम्स होते हैं बेटा जो आपको आजकल बस में मिलते हैं, गाड़ियों में मिलते हैं। ठीक है, उसी तरीके से रेस्टोरेंट्स हैं जो ऑन व्हील चल रहे हैं, गाड़ी ले गए, रेस्टोरेंट एक जगह खड़ा किया, वहां पे कुछ कमाई की, फिर दूसरी जगह खड़ा किया, इस तरीके से चल रहे हैं। तो वो कह रहा है या तो ये कर लो कि हॉस्पिटल की सुविधा ऑन व्हील्स दे दो, ठीक है, और हर गली नुक्के में वो घूमती रहेगी। दूसरा वो कह रहा है फैसिलिटीज इन हॉस्पिटल शुड बी एक्सपेंडेड टू ट्रीट रोड एक्सीडेंट विक्टिम्स। जो रोड एक्सीडेंट वाले विक्टिम्स होते हैं, जो ऐसे लोग होते हैं जो जिनका रोड एक्सीडेंट हुआ रहता है, उनके लिए जो उपचार सुविधाएं हैं, जो हॉस्पिटल की सुविधाएं हैं, अस्पताल की सुविधाएं, उनको एक्सपेंड कर देना चाहिए, उन्हें बढ़ा देना चाहिए। तो यहां पर ये सही है कि नहीं है, उसके बारे में बात करेंगे। तीसरा भी पढ़ लेते हैं, कह रहा एम्बुलेंसेज इक्विप्ड विद द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी एंड accompanying medical crew must be available round the clock at all hospitals to reach the victims on टाइम। तो तीसरा कह रहा है कि ऐसी एम्बुलेंसेज जिसके अंदर सारी मेडिकल फैसिलिटी टेक्नोलॉजी इक्विप्ड हो, यानी कि ऑक्सीजन सिलेंडर भी है, अगर मान लो बेसिक चीजें उसके अंदर इक्विप्ड होनी चाहिए, जो अब नई टेक्नोलॉजी पर बेस्ड हो। ठीक है, वो चीजें होनी चाहिए, और हर हॉस्पिटल के आसपास या हर हॉस्पिटल के इर्द गिर्द वो ऐसी एम्बुलेंसेज होनी चाहिए जो कि विक्टिम को टाइम से क्या कर दे, पहुंच जाए विक्टिम के लिए। तो क्या ये सही है? देखने से क्या लग रहा है? तीसरा आंसर बिल्कुल सही है, तीसरा सही है। क्या मैम पहला और दूसरा गलत है क्या? दूसरे में, पहले में बोला था फ्लाइंग्स को रोटेट कराएंगे, तो बेटा जो फ्लाइंग वाला चीज है ना वो बजट में नहीं है। यानी कि अगर हम ऐसी गाड़ी बना दें जिसमें चलता फिरता एक हॉस्पिटल हो टाइप का, या एक एम्बुलेंस हो टाइप की, जो हमेशा इधर उधर घूमती रहे कि भाई कहीं एक्सीडेंट हो रहा है तो घूमती रहे। आपने कभी देखा है कोई ऐसी एम्बुलेंस जो चलती रहे भाई कहाँ पर कहाँ एक्सीडेंट हुए, तो उससे क्या होगा? पेट्रोल भी वेस्ट हो रहा है, ठीक है, एक स्टाफ भी चाहिए उसके लिए, ठीक है, तो कहीं ना कहीं पॉल्यूशन भी हो रहा है। तो ये बजट में भी नहीं है। ठीक है, अगर ऐसा होता तो हर चीज चल रही होती, हॉस्पिटल्स हैं वो पहियों में ही चल रहे होते हैं, दो तीन बेड के। ठीक है, तो फिजिबल नहीं है, बजट में भी नहीं है। ठीक है, दूसरा जो उसने बोला था कि जो हॉस्पिटल हैं उनमें क्या करा जाए, उनमें फैसिलिटीज एक्सपेंड कर दी जाए, किनके लिए? जो रोड एक्सीडेंट वाले केस हैं। तो बेटा हॉस्पिटल पहुंचने वाली तो प्रॉब्लम है ही नहीं। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि एम्बुलेंस में जो उनको सुविधाएं मिल रही है, या एम्बुलेंस आने में जो है वो लेट कर रही है, इस तरह की प्रॉब्लम है कि इस वजह से जो एक्सीडेंट के केसेस हैं उनमें डेथ ज्यादा हो जा रही है। हॉस्पिटल वाली प्रॉब्लम तो है ही नहीं। समझ रहे हो कि हॉस्पिटल में उन्हें कैसा उपचार मिले? प्रॉब्लम एम्बुलेंस से रिलेटेड है। तो सेकंड वाला भी आंसर नहीं होगा। बच्चों को लगता है कि हाँ यार अगर हॉस्पिटल में अच्छी सुविधाएं दे, या उसकी जो रोड एक्सीडेंट विक्टिम्स है उनके लिए बढ़ा दिया जाए तो ज्यादा अच्छा हो जाएगा, ये दिमाग में आता है, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, क्योंकि प्रॉब्लम हॉस्पिटल की नहीं, प्रॉब्लम अभी एम्बुलेंस की है। तीसरा सही क्यों है? तीसरा इसलिए सही है कि वो कह रहा है जो एम्बुलेंसेज है
वो ये नहीं कह रहा कि घूमती रहे रोड पे, नहीं, वो ये नहीं कह रहा है। एम्बुलेंस में जब फोन आएगा किसी का कि हाँ भाई ऐसे ऐसी फलाना फलाना सूचना मिलेगी, तब वो जाएगा, है ना। ऐसे थोड़ा ना घूमता रहेगा रोड पे कि हाँ नहीं हर दिन हम इस रोड पे खड़े ही रहेंगे और यहाँ कोई ना कोई एक्सीडेंट होगा तो हम यहाँ ढूंढेंगे, यहाँ नहीं मिलेगा तो दूसरी रोड पर ढूंढेंगे, नहीं, ये फिजिबल है ही नहीं, मैं कह रही हूँ पहले से ही, ठीक है। तो पेट्रोलिंग करना तो फिजिबल नहीं है, बजट में भी नहीं है, लेकिन हाँ एम्बुलेंस में वेल इक्विप्ड आप ट्रीटमेंट के वो ऑप्शंस रख सकते हो कि भाई आपने एक बेसिक सिलेंडर रख दिया, आपने एक क्रू, एक और चीज बोली है थर्ड उस ऑप्शन में, क्रू भी रखेंगे आप। हॉस्पिटल क्रू का मतलब होता है मेडिकल क्रू, कि मतलब एक डॉक्टर की एक छोटी सी टीम जो कि बेसिक चीजें, या सर्जन ना हो उसमें, पर बेसिक चीजें कर सके कि हाँ भाई अगर आपको चोट लगी है तो थोड़ा बहुत जब तक वो हॉस्पिटल पहुंचे तब तक ब्लीडिंग कम कर दें, या ऐसे कोई एनेस्थीसिया दे दे, किसी को ज्यादा दर्द हो रहा है, तो ऐसी कई चीजें हैं जो जिससे करके हम पेशेंट की जान को बचा सकते हैं, ठीक है। तो इससे सिचुएशन थोड़ी इंप्रूव हो सकती है। तो मैं जाऊंगी ऑप्शन नंबर 3 के साथ, आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। चलिए बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं कितने लोग इसका आंसर सही देते हैं। चलिए क्वेश्चन को देख लीजिए, मैं हिंदी में बता देती हूँ। क्वेश्चन क्या है, कहता है अनऑथोराइज्ड एब्सेंस फ्रॉम ऑफिसेज and negligence of duty among the employees working in the government offices located in remote villages is severely hampering the government's effort to develop such villages। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि जो एम्प्लॉयज है गवर्नमेंट विभाग में, जो एम्प्लॉयज है स्पेशली कहाँ, रिमोट एरियाज में, यानी कि रूरल एरिया जो है बेटा, उन एरिया में, ग्रामीण इलाकों में जो गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज हैं यानी कि गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं, वो अनऑथराइज तरीके से या तो गायब हो जा रहे हैं अपनी नौकरी से, या फिर अपने ऑफिस में मतलब हॉलीडेज मान ले रहे हैं, बिल्कुल छुट्टी मान ले रहे हैं, लीव्स जो है वो ले रहे हैं। अनऑथराइज्ड एब्सेंस है, अनऑथराइज बोला है बेटा, ऑथराइज एब्सेंस मतलब आपने अपने हायर सिक्योरिटी या हायर अथॉरिटी से परमिशन ली और आपने छुट्टी ली, एक चीज होती है। एक होता है अनऑथराइज्ड एब्सेंस, मतलब आपने किसी को बताया नहीं, आप नहीं चाह रहे हो, आपने किसी को बताया नहीं और आप खुद ब खुद ऐसे गोल हो गए अपने ऑफिस से या अपने किसी कार्य से, है ना। तो वो कह रहा है और नेग्लिजेंस ऑफ ड्यूटी, अपना जो काम है उससे आप नेग्लेक्ट कर रहे हो, ठीक है, काम चोरी टाइप कर रहे हो। तो इस तरह की जो हरकतें हैं, इस वजह से जो गवर्नमेंट रिमोट एरियाज में डेवलपमेंट करना चाह रही है, विकास करना चाह रही है, उसमें कहीं ना कहीं कमी आ रही है। आप देखते होंगे गवर्नमेंट स्कूल्स के हाल देखते होंगे, या फिर कई बार आप न्यूज़पेपर में पढ़ते हो कि ग्रामीण इलाके में वो फलाना फलाना कोई ऑफिस था, वहां पर अधिकारी ही मौजूद नहीं थे या वहां पे कोई एम्प्लॉय ही नहीं था, लोग काफी देर से खड़े हुए थे लेकिन एम्प्लॉय नहीं आ रहे हैं। 10 बजे का टाइम है तो 12 बजे आ रहे हैं, ठीक है। 4 बजे ऑफिस बंद करने का टाइम है तो वो 2 बजे ही करके चले जा रहे हैं, लंच में 3 घंटे का लंच चल रहा है। तो इस तरह की इंफॉर्मेशन सब पढ़ते रहते हैं, इस तरह की न्यूज आती रहती है, ऐसा सच में हो रहा है ना। इस वजह से जो कई ग्रामीण इलाके बेटा वहां पर प्रॉब्लम होती है। मैंने पहले बोला एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, ऐसा नहीं कि हर जगह ऐसा हो रहा है, हम कह रहे हैं ये प्रॉब्लम हो रही है। इससे फिर देश विकास नहीं करेगा, क्योंकि अगर हमारे रिमोट एरियाज, रिमोट विलेजेस हमारे विकास नहीं करेंगे तो हमारा देश कैसे विकास करेगा, नहीं कर सकता, क्योंकि हमें तो सबको एक साथ लेके चलना है। तो अब क्या प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या हो सकता है? तो पहला सॉल्यूशन कह रहा है कि द ऑफिशियल्स और एम्प्लॉइज found absent from the office without prior permission should be removed from the services। कह रहा है जो लोग अनुपस्थित पाए जा रहे हैं अपने काम से, अपने ऑफिस से, और ऐसे जो कि अथॉरिटी से पूछे बिना या ऐसे ही छुट्टी मार रहे हैं, तो उनको उनकी सर्विस से क्या कर देना चाहिए, रिमूव्ड कर देना चाहिए। सही है क्या? नहीं। क्यों सही नहीं है? क्यों मैम, ये तो होना चाहिए टिट फॉर टैट, है ना, ईंट का जवाब पत्थर से, ऐसा होना चाहिए। नहीं बेटा, ठीक है, लॉजिक्स लगाओ, लॉजिकल रीजन लाने के लिए कहिए, लेकिन इतना भी नहीं। याद रखना, आप किसी को किसी की जॉब से निकाल नहीं सकते, देखो सॉल्यूशन नहीं होता। आपने निकाल दिया, आपने दूसरा रखा, उसने भी ऐसे किया, आपने उसको भी निकाल दिया, आपने तीसरा रखा, उसने भी ऐसे किया। प्रॉब्लम पे क्या किया आपने? प्रॉब्लम को तो आपने कुछ किया ही नहीं। आप क्या कर रहे हो? आप बंदे को निकाल रहे हो, ठीक है। आप जिस बंदे की वजह से प्रॉब्लम हो रही है, आप उस बंदे को निकाल रहे हो। आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व तो करो। हो सकता है वो वाला एम्प्लॉय निकाल के दूसरा आपने पॉइंट किया, वो भी ऐसे कर रहा है, तीसरा पॉइंट किया, वो भी ऐसे कर रहा है। अच्छा, प्रॉब्लम तो समझो कि आखिर हो क्यों रहा है ये, है ना। तो पहला क्या है? गलत है। दूसरा क्या है? कह रहा है द नंबर ऑफ सरप्राइज इंस्पेक्शंस ऑफ सच ऑफिसेज शुड बी इंक्रीज्ड एंड दो शुड बी डेल्ट विद स्ट्रिक्टली। कह रहा है नंबर ऑफ इंस्पेक्शन, सरप्राइज इंस्पेक्शन, आपने देखा भी होगा कई बार पेरेंट्स घर में सरप्राइज इंस्पेक्शन कर लेते हैं। आप कहीं बाहर रहते हो, पेरेंट्स फोन कर रहे हैं, अच्छा ठीक है, और दिन में पहुंच गए पापा मम्मी देखने को कि हम कर क्या रहे हैं, है ना। कई बार हम कमरे में पढ़ रहे हैं, पापा मम्मी अचानक से राउंड लगा देते हैं। वो क्या होता है? वो एक डर आपके अंदर लगाते हैं कि हाँ नहीं, हम देख रहे हैं, हम देख रहे हैं अगर तुमने कोई चीटिंग करी तो, है ना, ऐसा होता है। उसी तरीके से
स्कूल में, या कई बार आप देखते होंगे कि कोई अधिकारी है वो स्कूल में इंस्पेक्शन के लिए चले गए अचानक, है ना। आपके स्कूल्स में भी इंस्पेक्शन हुआ होगा, कई बार आपकी कॉपी का इंस्पेक्शन हो जाता है, कई बार टीचर आपका बैग इंस्पेक्ट करने लग जाता है कि हाँ देखो भाई सब अपने बैग में कई मोबाइल तो नहीं लाते, कई बार स्कूल्स में ऐसा होता है। तो इस तरह की सरप्राइज इंस्पेक्शन, सरप्राइज क्यों बोला, अगर बता के करोगे यार वो इंस्पेक्शन थोड़ी ना हुआ कि फोन करके बोल रहे हम 2 दिन के इंस्पेक्शन में आ रहे हैं, वो इंस्पेक्शन थोड़ी ना हुआ, तब कैसे आप चोरों को पकड़ोगे, है ना। तो जो बंदा बिना बताए छुट्टी लेके जा रहा है, उसको अगर पता है कि इंस्पेक्शन चलने वाला है तो उस दिन आ जाएगा, उसके बाद छुट्टी पे जाएगा। सरप्राइज इंस्पेक्शन यानी कि आपने बताया नहीं और आप अचानक से पहुंच गए, तो वहां आपको सच्चाई पता चल जाएगी, एक आईना दिख जाएगा कि अच्छा भैया यहाँ ये घोटाला है, ठीक है। तो मेरे को लगता है सेकंड वाला सही है, लेकिन फिर भी थर्ड फोर्थ भी पढ़ना है। अभी थर्ड है, नो ऑफिस शुड बी एस्टैब्लिश्ड एट सच प्लेसेस। कह रहा है ऐसे रिमोट एरियाज में कोई ऑफिस ही मत खोलो, ऐसे रिमोट एरियाज में कोई ऑफिस ही मत खोलो। क्या ये सही है? अरे भैया अगर कोई ऑफिस नहीं खोलेंगे तो वहां का विकास कैसे होगा? ऐसा ये ठीक थोड़ी ना है, ये तो क्या है अवॉइड करने वाली बात हो गई कि भाई अच्छा रिमोट एरिया में ऐसा हो रहा है तो अर्बन एरियाज में खोलो पर रिमोट में मत खोलो, तो विकास कैसे करेगा भाई देश? ये तो कोई सॉल्यूशन ही नहीं है। चौथा, गवर्नमेंट शुड फाइंड आउट द रीजन सच बिहेवियर एंड फुलफिल ऑल द नीड्स ऑफ एम्प्लॉइज वर्किंग इन सच प्लेसेस। कह रहा है गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, रीजन फाइंड करना चाहिए कि एम्प्लॉय ऐसा कर क्यों रहा है, और फिर उससे पूछना चाहिए भाई तेरी नीड क्या है, यानी कि तेरी आवश्यकताएं क्या क्या है, और उन सारी नीड्स को, ध्यान रखना ऑल यूज क्या है, कह रहा उन सारी नीड्स को पूरा कर देना चाहिए गवर्नमेंट को एम्प्लॉय की। ये भी क्या होगा, गलत होगा। क्यों ऑल नीड्स बोला है बेटा? अगर यहाँ पे नेसेसरी नीड्स होता तो भी मैं इसको सही मान सकती थी, क्योंकि मैं क्या बोल रही हूँ, तीसरा तो सही है ही है, तीसरा था हाँ थर्ड था शायद, एक मिनट देख लेते हैं, हाँ सेकंड था सॉरी, ठीक है सेकंड था सरप्राइज इंस्पेक्शन वाला, सेकंड वाला तो सही है ही, फोर्थ वाला भी सही होता अगर वहां पे ऑल ना होता। अगर वो कहता कि जो हो सकता है एम्प्लॉय ऐसा इसलिए कर रहा हो कि उसकी नीड पूरी ना हो रही हो, उसकी बेसिक नीड पूरी ना हो रही हो ग्रामीण इलाके में, और तब वो ऐसा कर रहा हो, है ना, कि नहीं जिद में, जैसे स्ट्राइक में चले आते हैं लोग कि नहीं हम भी आना बंद कर देंगे अगर आप हमें सही सैलरी नहीं दे रहे हो या आप हमारी ये बेसिक नीड पूरी नहीं कर रहे हो, तो बात अलग चीज है। लेकिन बेटा क्या है इसमें, ये कह रहा है उसकी सारी की सारी नीड पूरी कर दो। सारी की सारी नीड क्या, वो तो बोल देगा कि मुझे एक काम करो, मुझे फरारी ला के दे दो, तो क्या ये नीड गवर्नमेंट उसकी पूरी करेगी? क्यों करेगी भाई, है ना, तनख्वाह तो दे ही रही है। तो ध्यान रहे बेटा, ऑल नीड्स पूरी कर ली जाए सरकार के द्वारा उस एम्प्लॉय की, तब वो सही काम करेगा। ये सही कोर्स ऑफ एक्शन बिल्कुल भी नहीं है। तो आंसर क्या होगा, ओनली सेकंड ट्रू, या ओनली सेकंड इज फॉलो। तो आपने देखा होगा आज हमने कुछ क्वेश्चंस किए, आपको इससे थोड़ी थोड़ी छवि क्लियर हो गई होगी कि एक्चुअल में कोर्स ऑफ एक्शन में क्या होता है। ठीक है, आशा करती हूं आपके लिए ये एपिसोड रहा होगा एक रामबाण, आपको पता चला होगा कि किस तरीके से अप्रोच करते हैं। ये भी ध्यान रहे बेटा कि जरूरी नहीं कि क्वेश्चन का फॉर्मेट हमेशा ऐसा है, हो सकता है पैराग्राफ आए, उसी में एग्जामिनर एजम्पशन पूछ ले, उसी में एग्जामिनर कोर्स ऑफ एक्शन पूछ ले, उसी में एग्जामिनर आर्ग्यूमेंट पूछ ले, तो एक ही 4-5 लाइन के क्वेश्चन में भी एग्जामिनर सारी चीजें एक साथ पूछ सकता है। ठीक है, तो फॉर्मेट चाहे कैसा भी हो, आपको लॉजिक्स लगाने आने चाहिए। तो चलिए अगले एपिसोड में मिलेंगे अपने अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिए मेरे साथ। मैं कंजर वर्दी, आपकी रीजनिंग फैकल्टी, अगले एपिसोड में आपको मिलूंगी।